थैंक यू वेरी वो मच अमित भाई। ठीक है। थैंक्स अ लॉट। दोस्तों, मेरा नाम विवेक है और मैं अल्कोहलिक हूँ। ईश्वर की कृपा है। हाय आप विवेक सबकी भाई। शेयरिंग। हाय फ्रेंड, हाय। आप सबकी शेयरिंग का साथ है। मेरी पत्नी का रॉक सॉलिड सपोर्ट है। कि आज के दिन शराब से दूर शायद इसीलिए हूँ कि बार बार ये नजर में आ जाता है कि कुछ गड़बड़ हो रही है। अगर मेरे बिहेवियर में, मेरी सोच में अगर कोई गड़बड़ आती है तो ये पकड़ में आ जाता है। उसको पकड़ में आने में कई दिन, कई हफ्ते, कई महीने नहीं लगते। गलतियां तो होती हैं। कभी कभी घमंड भी आता है, कभी ईगो भी पॉपअप होता है, कभी अनहेल्दी फियर भी आते हैं, कभी नाजायज गुस्सा भी आता है। लेकिन हाँ, अब ये देख पाता हूँ कि वो थोड़ा जल्दी पकड़ में आने से ना उसके ऊपर काम शुरू हो जाता है। तो वो चीज जितनी डैमेज करती है ना, वो उतनी नहीं कर पाती। मुझे याद है फ्रेंड्स, मैं छोटा था तो मैंने मेरे पापा को पूछा था एक बार। जैसे बड़े लोग आपस में बात करते हैं ना, बीमारियों के बारे में बात कर रहे हैं। बच्चे तो बस हम सुनते रहते थे, बस ध्यान से कान लगा के। तो वो ऐसे बड़े लोग बात करते थे कि ये डॉक्टर्स जो होते हैं ये तो बहुत लंबा जीते हैं। ये डॉक्टर्स जो है ना वो जल्दी से बीमार नहीं होते। तो मैं मेरे पापा को कहता था कि पापा, ये लोग इसलिए बीमार नहीं होते क्या कि इनके पास तो सारी मेडिसिन होते हैं, ये तुरंत खा लेते हैं। तो उन्होंने वो बोला कि नहीं बेटा, मेडिसिन तो हम भी तुरंत खरीद सकते हैं। दरअसल डॉक्टर्स को बहुत जल्दी ये पता चल जाता है कि उनके अंदर कोई गड़बड़ हो रही है, और वो काफी दिन वेट करने के बजाय तुरंत उस पर एक्शन ले लेते हैं। वो बीमारी को बहुत ज्यादा बढ़ने ही नहीं देते कि वो बीमारी उनको तकलीफ दे, उनके काम को, उनके उनकी सोच को, उनकी तबीयत को, उनके पारिवारिक संबंधों को, वो बीमारी की वजह से कोई तकलीफ आए उनकी आर्थिक स्थिति को, उसके पहले ही वो उस पर एक्शन ले लेते हैं। अपना ट्रीटमेंट कर लेते हैं, दवाइयाँ खाना हो तो खा लेते हैं, परहेज कर लेते हैं, और वो इसलिए लंबी उम्र तक स्वस्थ रहते हैं। तो एग्जैक्टली यार, यही चीज मुझे ए में आके बताई गई कि आप मीटिंग्स में आके शराब से दूर तो बहुत रह जाओगे, लेकिन आपके अंदर किसी भी तरह की गड़बड़ी है। आप इस तरह से बेहिसाब शराब क्यों पीते थे, आप इस पर शक्तिहीन क्यों हो, और आपको ये स्टेप पर करना क्यों जरूरी है। ये जब मुझे समझाया गया ना कि दरअसल यार आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी बीमारी है क्या, तभी आप ना इससे बच पाओगे। आप ये पहले से आपको समझना पड़ेगा कि मेरे व्यक्तित्व की ये सब अलग अलग हिस्से हैं। ये चरित्र दोष भी मेरे व्यक्तित्व का ही हिस्सा है। इसी के साथ में ही तो मैं बना हूं ना। इसीलिए तो मैं जैसा हूं, मैं वैसा क्यों हूं, क्योंकि ये मेरे अंदर रचे बसे हुए हैं। तो मैं अभी तक इनको अपने अंदर से हटाने का काम मैं चौथे कदम में मैंने किया है ना, कि इनको मैं पहचान पाऊं कि अच्छा, इनकी वजह से मुझे इतना इतना नुकसान हुआ, और भविष्य में ये बहुत ज्यादा बढ़ नहीं पाए, बल्कि मैं वन डे एट टाइम इनको कम कर पाऊं। इसके लिए मैं 12 स्टेप्स के थ्रू काम कर रहा हूँ। तो अगर मुझे भी ऐसा हो जाए कि वक्त रहते ये समझ में आ जाए कि यार ये जो इतना नुकसान है ना, ये मेरी पूरी ऐसी की तैसी कर दें, जैसे मैं कहीं पर गुस्सा कर रहा हूँ, ये गुस्सा मुझे बर्बाद ही कर दे, उसके पहले अगर मुझे समझ में आ जाए और मैं कम नुकसान में रुक जाऊं, तो फिर क्या बात हो। तो ये काम ना मैं अपनी सोच, अपनी अकल लगा के कितना भी करता हूँ तो वो साला होता नहीं है अच्छे से। तो इसके लिए ना मुझे जरूरी है कि किसी और व्यक्ति के साथ होना, खास तौर से कोई ऐसा व्यक्ति जो मेरे ही जैसी मुसीबत से निकला हो, और जिसने वही तरीका अपनाया हो जो यहाँ अल्कोहलिक्स अनोनिमस में मुझे बताया जा रहा है, मतलब कि द 12 स्टेप। और उसने भी वो अपने दिमाग से अकेले में नहीं किया हो, मतलब कि उसने भी किसी के साथ किया हो, मतलब उसका भी कोई स्पॉन्सर हो, है ना। तो ये क्योंकि भगवान को तो मैं एक तरह से ना घोल के पी चुका हूँ। इतना मैंने भगवान के नाम पर लोगों को और खुद को बुद्धू बनाया है कि पूछा न जाए। तो इसीलिए वो खुद और भगवान, ये तो मेरे लिए ऐसा है कि मैं चाहे जितना झूठ बोल सकता हूँ। तो इसीलिए मुझे किसी और को भी साथ में लेने की जरूरत है। तो आज हम जो एस बी सीजिट में नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे, लास्ट वीक जो हमने किया था ना, तो आज हम जो टॉपिक शुरू करेंगे, ये टॉपिक नंबर 164, ये इसी के बारे में है। तो वो ये टॉपिक है संचित सिद्धांत, है ना। तो मतलब संचित वो कि एक संजोया हुआ, है ना, काफी टाइम से जो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी आगे जा रहा है, या फिर काफी लंबे समय से जो चल रहा है, या जो काफी प्रूवन है, जो अपने आप में सिद्ध हो चुका है, सिद्धहस्त है, उस तरह का, है ना, या फिर बचाने वाला, जान बचा देने वाला सिद्धांत, है ना, उस तरह की बात है।
तो इसमें ये लिख रहे हैं, किसी के द्वारा अपने दोषों को किसी दूसरे व्यक्ति के सामने स्वीकार करने का अभ्यास वास्तव में बहुत ही पुरातन है। इसको हर सदी में मान्य किया गया था, और यह सभी आध्यात्मिक रूप से केंद्रित और सच्चे धार्मिक लोगों को चिन्हित करता है। तो यार मुझे ये बताया गया ना कि, क्योंकि मुझे यहाँ पे आकर बड़ा अजीब लगा था, यार ये क्या तरीका हुआ। आप मुझसे किसी ऐसे व्यक्ति को सारी अपनी पोल पट्टी खोलने की बात कर रहे हो जो साला मेरे जैसे अल्कोहलिक हो। अब हुआ ये ना कि मैं भले ही मीटिंग्स में आके कितनी भी अच्छी अच्छी बातें करता था, अंदर से जो मुझे मुझे पता था कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, कितना दोगलापना अभी भी भरा हुआ है मेरे अंदर, कितना दोहरा चरित्र है मेरा, ऊपर से क्या बनता हूँ अंदर से क्या हूँ। तो होता क्या था कि मैं दूसरों को भी ऐसा ही समझता था कि दूसरे भी ऐसे होंगे, क्योंकि उस समय मेरी स्थिति ये थी कि कोई अगर मुझसे मेरे अंदर की बात कहता तो शायद मैं उससे और चार लोगों को शेयर करता और उसकी हंसी उड़ाता। तो इसलिए उस समय की मेरी मानसिकता मुझे ये बताती थी कि शायद ये जो स्पॉन्सर बनने वाले लोग होते हैं, इनके सामने कुछ भी कहा जाएगा तो ये मेरी पोलपट्टी सबको बता देंगे, जबकि ऐसा था नहीं। तो मुझे बताया गया कि यार जो तुम्हारी स्थिति है ना, वो दरअसल वो वाली बात है कि चोरों को सारे नजर आते हैं चोर। वो गंदगी ना अभी तुम्हारी सोच में भरी हुई है, तुमको इसलिए वो चीज असंभव लगती है। तो तुम अपने अंदर की गंदगी साफ करोगे, आगे बढ़ोगे ना, तब समझ में आएगा कि हाँ ये पॉसिबल है, स्पॉन्सर बनना पॉसिबल है, किसी की इन्वेंट्री सुनना और फिर उसको अपने तक ही रखना बहुत आराम से ये पॉसिबल है ना। तो ये चीज कोई ऐसा नहीं है कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस में पहली बार ये सिस्टम बना दिया गया कि आपको ये अजीब लग रहा है। भाई ये तो एक पुरातन अभ्यास है। अब जैसे अगर क्रिश्चियनिटी में देखा जाए ना, तो वो चर्च में एक वो कन्फेशन बॉक्स होता है, तो लोग वहां पे जाते हैं, वहां पे जो चर्च के जो प्रीस्ट हैं, है ना, रेवरेंड है, प्रीस्ट हैं, वो कन्फेशन बॉक्स के अंदर होते हैं, और वो कभी भी जो भी व्यक्ति कन्फेशन कर रहा है वो उसका चेहरा नहीं देखते, ताकि वो भी कहीं उसको जज ना करने लगे ना। मतलब कि अगर वो उस व्यक्ति का चेहरा देखेंगे तो उसकी वो उसको पहचानेंगे कि अरे ये तो फलाना बंदा है, या फिर उसके कपड़ों से उसकी स्टेटस को देख के वो उसको कुछ उसके बारे में कोई धारणा बनाने लगे, इसलिए वो भी उसको नहीं देखते हैं, है ना। तो ये एक वो कन्फेशन वाली बात है, लोग अपना मन हल्का करने के लिए, एक इस चीज को फील करने के लिए कि हाँ उनके अंदर ईमानदारी है। क्योंकि हमने इसके पहले पढ़ा था ना कि जब तक हम इसको स्वयं ईश्वर और एक अन्य व्यक्ति के सामने शेयर नहीं करते हैं, तो वो अन्य व्यक्ति के सामने उसको शेयर करना बहुत जरूरी है, तभी हम अपने आप से ये दावा कर सकते हैं कि हाँ मैं ऑनेस्ट हूँ, ईमानदार हूँ। तो इसीलिए लोग वो करते हैं। तो इसी के लिए ये लिखा है कि भाई ये जो करने का अभ्यास है ये वास्तव में पुरातन है ना। और हर एक सेंचुरी में, हर एक सदी में ये चलता आया है और इसको हमेशा से माना गया है। कभी भी किसी एरा में ऐसा नहीं हुआ कि ये माना गया अरे अरे ये तो बकवास बात है, इसको आप क्यों कर रहे हो। अब जैसे जहां तक मुझे नॉलेज है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन इस्लाम में भी ऐसा है कि जैसे जो पीर फकीर या जो इस तरह के लोग होते हैं, जो गॉड का मैसेज कैरी करते हैं, है ना, तो उनके सामने बड़े बड़े लोग, राजे महाराजे और प्रभुत्व रखने वाले लोग उनसे एकांत में मिलते हैं, उनको अपने मन की बात बोलते हैं, अपने अपराध, अपनी गंदगियां जो है, जिन बातों के कारण उनको शर्म है, गिल्ट है, वो उनसे शेयर करते हैं। ऐसा ही हिंदू रिलीजन में भी हुआ करता है, कि कुछ जैसे अलग अलग परिवारों के, खानदानों के, कुनबों के कोई गुरु होते हैं विशेष, उनसे एकांत में इस तरह की बातों को शेयर किया जाता है और उनसे उपाय वगैरह पूछे जाते हैं। तो ये तरीका कोई आज का नहीं है ना। तो जहां भी ये तरीके को अपनाया जा रहा है, वहां पे ये माना गया है कि भाई ये एक आध्यात्मिक तरीका है और ये साथ ही साथ में धार्मिक भी है। तो जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो किसी भी तरह से दकियानूसी या फिर कम पढ़े लिखे या डरपोक किस्म के लोग नहीं हैं। उनको पूरी तरह से धार्मिक लोग ही माना गया। वे अगर ऐसा कर रहे हैं इसका मतलब वो बहुत धार्मिक हैं, और ये पूरी तरह से आध्यात्मिकता से पूर्ण तरीका है। आगे चलते हैं। लेकिन आज धर्म में किसी भी तरह इस संचित सिद्धांत का एकमात्र प्रवक्ता नहीं है। मनोचिकित्सक और मनोविज्ञानी हर मानव की व्यवहारिक अंतर्दृष्टि और खुद के व्यक्तित्व की खामियों का ज्ञान
और उनकी किसी समझदार और भरोसेमंद व्यक्ति के साथ चर्चा करने की गहरी आवश्यकता को चिन्हित करते हैं। ओके। अब ये बता रहे हैं कि भाई आज जो हमारा धर्म है ना, तो उसमें कोई ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई एक ही विशेष आदमी इसके बारे में बात करेगा, या कोई एक ही विशेष आदमी इसके बारे में सुनेगा, या फिर कोई एक ही विशेष आदमी इस चीज को सर्टिफाई करेगा, है ना। उसके आगे ये कह रहे हैं कि भाई ये कहीं ना कहीं साइंटिफिक भी है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि भाई साइकोलॉजिस्ट, है ना, और साइकेट्रिस्ट, ये दोनों लोग ये मानते हैं कि भाई इंसान जो अंदर सोच रहा है, जैसी उसकी सोच है, जैसी उसकी मेंटल अप्रोच है ना, जो उसकी कमियां हैं, इन कमियों को अगर वो किसी से शेयर करता है तो नतीजे बहुत ज्यादा अच्छे निकल सकते हैं। कहा जाता है ना, आप अगर किसी प्रॉब्लम में हैं तो आपको ये लगता है कि इसको किसी दूसरे से शेयर करने से क्या ही मतलब निकलेगा, जब मैं खुद इसका इलाज नहीं निकाल पा रहा हूँ तो फिर इसका क्या मतलब निकलेगा। तो ऐसा इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि आप उसको सिर्फ अपनी घिसी पिटी सोच के हिसाब से ही सोच पा रहे हैं। आपकी सोच का एक पर्टिकुलर दायरा है, आप उसके बाहर सोच नहीं पा रहे हैं। लेकिन जैसे आप उसको दूसरे से शेयर करते हैं तो उसमें कई सारे एरेनाज, मतलब कई सारे आयाम उसमें और जुड़ जाते हैं, कई सारी सोचें और ज्यादा उसमें जुड़ जाती है। एक साथ एक ही समय पे उसमें काफी ज्यादा काम होना शुरू हो जाता है, तो इसलिए आपको अलग तरह के नतीजे मिलने के चांसेस हो जाते हैं। दिस इज द पॉइंट। तो बताया ही जा रहा है कि भाई इसको आप कहीं ऐसा मत समझ लीजिएगा कि अरे ये तो कोई लकीर के फकीर बनने वाली बात है, या फिर हमको भ्रम में डालने वाली बात है, या फिर कोई दकियानूसी बात है। ये लाइन है ना, खास तौर से इसलिए भी जोड़ी गई है साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट वाली, कि भाई मेरे जैसा एक अल्कोहलिक कई बार लॉजिक के पीछे भागता है कि भाई मैं तो नहीं मानता इन चीजों में, धार्मिक और आध्यात्मिकता की आप बात जहां करोगे मैं तो नहीं मानूंगा। तो इसलिए दिया है कि अगर आप साइंस के पीछे भागने वाले इंसान भी अगर हो तो साइंटिफिकली भी एक इक्वली इम्पोर्टेंट है और जरूरी है। इसके बिना काम आप उस तरह से सही रिजल्ट हासिल कर ही नहीं पाओगे। आगे, जहां तक शराबियों का संबंध है, अल्कोहलिक्स अनोनिमस इससे भी आगे जाएगा। ओके, फाइन। हम में से ज्यादातर लोग जोर देकर कहेंगे कि हमारे दोषों की किसी दूसरे व्यक्ति के सामने निर्भय स्वीकारोक्ति के बिना हम संयमित नहीं रह सकते। ओके, तो ये कौन कहेगा? ये ऑब्वियसली वो इंसान कहेगा। ये भी मेरे जैसा एक अल्कोहलिक कह सकता है, क्योंकि मैंने वो 12 स्टेप्स किए हैं। मैंने वो 5वें कदम में मेरे स्पॉन्सर के साथ में वो शेयर किया था। मुझे कोई ऐसी झिझक नहीं थी, क्योंकि मुझे पूरा उन पर 100% विश्वास था। तो उस समय तो मैंने एक उत्सुकतावश उनको बताया कि हाँ भाई, मेरे अंदर पूरी ईमानदारी होनी चाहिए, इसलिए मुझे बताना है। ये एहसास मुझे धीरे धीरे करके हुआ कि यार, जो बातें, अगर मैं ये बातें उनको नहीं बताता तो इससे क्या होना था। क्यों मुझसे ऐसा कहा जाता है कि भाई आपको अपने स्पॉन्सर से हर एक बात बतानी चाहिए। ये कोई ऐसी बात नहीं है। वो मेरे स्पॉन्सर कोई वो नहीं है, मतलब वो कोई ऐसा नहीं है कि मेरी अभी शादी होने वाली है और मुझे लड़की वालों को मेरी सारी सच्चाई बताना, मुझे उनको अंधेरे में नहीं रखना। ये कोई इस तरह की बात नहीं है। दरअसल मेरे स्पॉन्सर मेरे ऊपर अगर वो कुछ काम करना चाहते हैं, मुझे अगर वो कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं, तो जितना मैं उनको अपने बारे में बताऊंगा वो उतनी अच्छी तरह से मुझे समझ पाएंगे, क्योंकि यार वो भी मेरे जैसे ही अल्कोहलिक हैं। बस फर्क यह है कि वो मुझसे पहले आ गए थे, या ये भी हो सकता है कि वो मुझसे बाद में ए में आए हैं। लेकिन 12 कदमों को वो मुझसे अच्छी तरह से समझ पाते हैं। बीमारी के बारे में उनकी समझ जो है वो मुझसे बेहतर है। 12 कदम क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और 12 कदमों से क्या होता है, उनमें क्या लिखा हुआ है, इसके बारे में उनकी समझ मुझसे बहुत बहुत अच्छी है। इसीलिए उनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो मुझे उनसे शेयर इसीलिए करना है कि मेरे अंदर की जो भी गंदगी है, या कुछ बातें अच्छी भी हैं, सच्चाइयां जो है वो उनको पूरी तरह से पता होना चाहिए, ताकि वो मुझे आगे कई सारी ऐसी चीजों में जाने से रोक पाए जहां पर कि मुझे नुकसान हो सकता है। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है। मैं कहीं किसी ऐसी शादी में जा रहा हूँ जहां पर शराब शराब बिल्कुल एब्सेंट होगी। वहां पे शराब का एक पैक भी होना असंभव है। मान लीजिए मैं एक ऐसी शादी में जा रहा हूँ, जैसे अगर मैं मेरे बारे में बताऊं, मेरे परिवार में कहीं भी दूर दूर तक कोई भी शादी हो, उसमें शराब जरा भी नहीं होती, लेकिन जुआ जरूर होता है।
वो सारे जो लोग होते हैं ना, ये मौसा जी, फूफा जी, जीजा जी, ये टाइप के जो लोग हैं, ये बड़ा सारा सब वो कुंभा बना के तीन पत्ती खेलते हैं। अब अगर मेरे स्पॉन्सर को अगर ये चीज अगर मैंने कभी बताई है कि भाई साहब मैं फलानी जगह गया था और मैं शराब से 15 दिन दूर था और उस दिन मैंने जुआ खेला, मैंने जुआ जीता और फिर मुझे बहुत मजा आया, तो मेरी इच्छा हुई कि चलो यार आज मैं बहुत जीता हूँ, चलो मैं शराब पीता हूँ। फिर एक बार ऐसा हुआ कि ऐसे ही ये जीजा जी और फूफा जी टाइप के लोगों के साथ मैंने ताश खेला, तीन पत्ती खेला किसी शादी में और मैं बहुत सारा पैसा हार गया। तो मुझे है ना उनके ऊपर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। तो वो गुस्सा नहीं आए और मैं शादी में अच्छे से इन्वॉल्व हो पाऊं, तो मैंने सोचा यार थोड़ा दो पैग लगा लेता हूँ, थोड़ा मेरा मूड अच्छा हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि अगर मैं जुआ खेलता हूँ तो दारू आती है मेरे पास में। अगर मैंने स्पॉन्सर को ये चीज बताई है कि मेरे साथ ऐसा होता था, तब अगर मैं फ्यूचर में कहीं किसी शादी में जाऊंगा और मैं स्पॉन्सर को कहूंगा कि साहब मैं एक शादी में जाने वाला हूँ, जा सकता हूँ क्या, वहां पे शराब बिल्कुल नहीं होने वाली है, तो यार मेरे स्पॉन्सर अपने आप मुझसे ये पूछ लेंगे कि विवेक क्या वहां पर तीन पत्ती होने वाली है क्या। वो बोलूंगा हाँ साहब तीन पत्ती तो होगी। वो बोलेंगे बिल्कुल नहीं जाना है फिर आप। अब देखिए, स्पॉन्सर मुझे ऐसी शादी में जाने को मना कर रहे हैं जहां पर पक्का है कि शराब तो होगी ही नहीं। मैं बच गया यहाँ पर। अगर मैंने ये बात छुपाई होती तो फिर दिक्कत आ सकती थी। तो इसीलिए ना, ये तो सिर्फ एक बचने वाली बात है ना। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स ऐसे हो सकते हैं कि जहां पर मैं अपनी सोच के हिसाब से ना पहले ही आकलन लगा लेता हूँ, अरे ये बात बताने की थोड़ी ना कोई जरूरत है, अरे ये तो मामूली बात है यार। यार यही तो प्रॉब्लम है, कौन सी बात मामूली है, कौन सी बात गैर मामूली है, इसी का तो मुझे समझ नहीं है। यही तो विजडम मुझे 12 स्टेप से चाहिए, यही तो विजडम मुझे स्पॉन्सर देगा, क्योंकि उनको 12 स्टेप्स का ज्यादा एक्सपीरियंस है। तो इसीलिए ना कि जब बात शराबियों की आती है, तो किसी के सामने मैं अपने दोषों को बिना किसी डर के, शर्म के अगर मैं नहीं बताऊंगा ना, तो बहुत बहुत सारी गड़बड़ होगी। अब इसके एक दूसरे एस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं अपन। एक तो ये हो गया जो अभी मैंने कहा कि भाई मुझे वो किसी खतरे से बचा सकते हैं। मतलब इन शॉर्ट अगर बोलचाल की भाषा में कहें तो मैंने अपने बारे में उनको ज्यादा से ज्यादा डेटाबेस दे दिया है ना। दूसरा एक ये भी हो जाता है कि रिलैप्स होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उसमें से एक कारण है गिल्टी कॉन्शियस होना, मेरे अंदर ग्लानि होना कि मैंने कुछ गलत काम किया है। अब होता क्या है ना कि जब मुझे बता दिया है मैं कि आपको स्पॉन्सर से कुछ छुपाना नहीं चाहिए, फिर भी मैंने डेढ़ शाना बन के कुछ बातें छुपाई है, तो मैं लाख अपने आप में होशियार बन लूं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गिल्ट मेरे अंदर जरूर होगा। और ये जो गिल्ट है ना, ये मुझे बिल्कुल ये बताएगा कि यार विवेक तू बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, तू साले पहले भी ऐसा ही था, तो तेरे अंदर रिकवरी वाली चीज ही कहाँ है फिर। यहाँ तो कह रहे हैं कि तुझे 180 डिग्री का परिवर्तन लाना है अपने आप में, तू तो जरा भी चेंज होने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। तू पहले भी ऐसा ही करता था, ऊपर से कुछ अंदर से कुछ, अपना दिमाग लगा के बातों को छुपाता था, मैनिपुलेट कर करके, एडजस्ट कर करके बातों को दूसरों के सामने रखता था। तो ये गिल्ट जरूर आएगा अंदर। तो इस गिल्ट से ना, ये गिल्ट से भी मैं बाहर आ जाता हूँ अगर मैं स्पॉन्सर के सामने बातों को ईमानदारी से रखता हूँ। मुझे पहली बार ऐसा लगता है कि हाँ यार मैं भी किसी के सामने बिल्कुल बच्चे की तरह, बिना कोई इफ एंड बट किए, बिना लाग लपेट किए, बिना शब्दों को सजा धजा के पेश किए बिना, बिल्कुल ईमानदारी से खुल के बता देता हूँ धारा प्रवाह ऐसा हुआ। यार ये पहले तो नहीं था मेरे साथ, और ये यार मैं क्यों कर पाऊंगा, क्योंकि मैं पहली बार किसी ऐसी जगह पर आया हूँ जहाँ मुझे गारंटी है मैं जिंदगी भर सोबर रहूंगा, इसकी गारंटी नहीं थी मुझे यहाँ पे अल्कोहलिक्स अनोनिमस। लेकिन मेरी इस इन्वेंट्री का कभी गलत फायदा नहीं उठाया जाएगा, ये मुझे बताया गया है कि मेरे स्पॉन्सर जो हैं वो इसको उनकी पत्नी तक से भी शेयर नहीं करेंगे, वो इसको किसी दूसरे मेंबर से भी शेयर नहीं करेंगे। तो इसलिए मैं उनके सामने, मतलब उसका फायदा उठाना तो बहुत दूर की बात है, मेरे साथ वो कभी ऐसा नहीं करेंगे, बिकॉज इट इज एन स्पिरिचुअल प्रोग्राम ना। इसीलिए मेरे साथ में ऐसा कभी नहीं होगा, ये निश्चिंतता में अपने अंदर रख सकता हूँ। तो मुझे ये ध्यान देना पड़ेगा कि वो है ना, वो एक मेरे दिमाग में ही एक असुरक्षा बनी रहती है कि किसी के भी सामने अपने पूरे पत्ते नहीं खोलना। वो है ना, वो बचपन से ही ऐसा है ना, बचपन से ही मुझे सिखाया गया था। ट्रेन में अकेले जाओ तो ज्यादा है ना किसी दूसरे से बल 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 नहीं करना। जैसे मैं छोटा, मेरी बहुत बोलने की आदत थी, अभी भी है खैर। तो मुझे कहा जाता था कि
किसी से जब बात करो ना, मतलब मैं तो 20-22 साल का हो गया था तब तक भी मुझे मम्मी बोलती थी कि सुनने पे काम किया करो, ज्यादा अपने बारे में किसी को नहीं बताना। बोलता था मम्मी मैं बड़ा हो गया हूँ अब। तो कहती थी बड़े हो गए हो उससे क्या होता है, अनावश्यक किसी को अपने बारे में क्यों बताना कि मैं कहाँ रहता हूँ क्या करता हूँ ये वो। तो वो एक इनसिक्योरिटी मुझे कभी कभी रोकती है स्पॉन्सर से शेयर करने में। तो उसको मुझे हटाना पड़ेगा, है ना, कि ये वो कोई अजनबी वाली यहाँ पे वो बात नहीं है ना। ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस की फेलोशिप है, यहाँ पर मुझे उस नियम को लागू नहीं करना है। तो साहब इसीलिए कहा कि दूसरे व्यक्ति के सामने निर्भय स्वीकार और रोकती के बिना, है ना, मतलब बिना डरे अपनी गलतियों को उनके सामने स्वीकार करना, ये किए बिना हम संयमित नहीं रह सकते। आगे लिख रहे हैं, ये स्पष्ट दिखता है कि जब तक हम ऐसी कोशिश करने के लिए इच्छुक नहीं होंगे तब तक हमारे विध्वंसक जुनून को निकालने के लिए ईश्वर की कृपा हम पर नहीं होगी। तो देखिए साहब यहाँ पर ये भी बिल्कुल साफ साफ बता दिया, है ना। ये ए लिटरेचर की एक वो है मतलब जैसे बिग बुक को आप पढ़ेंगे तो बिग बुक में जो भाषा है ना, हमने पहले भी बात की है, थोड़ी विनम्र है। मतलब इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूं मैं कि 12 एंड 12 में भाषा अक्सर है, मेरा मतलब वो नहीं है। बिग बुक में उसी चीज को बहुत ज्यादा मतलब विनम्रता के दायरे में बांध के कहा गया है। लेकिन 12 एंड 12 में उसको थोड़ा सा क्लियर कट, जिसको कहते हैं ना खरा खरा, खरा खरा शुद्ध होने की तरह, बिना किसी फॉर्मेलिटी के सीधे सेंटर केंद्र में मुद्दे की बात क्या है, ये है और ये नहीं है, ये सही है ये गलत है, इस तरह से कहा गया है। क्योंकि दोनों किताब को लिखने में ना कम से कम किताब 10 और करीबन 12-13 साल का डिफरेंस था, और दोनों किताबें लिखी खुद बिल डब्ल्यू ने ही है। तो एक समय वो था जब वो कुछ तो भी 4 साल सोबर थे, और एक समय वो था जब वो कितना 4 और 15-16 साल सोबर थे। तो ये दो चीजों में समय का बहुत अंतर है। तो इसलिए ये लिखा जा रहा है कि भाई जब तक हम ऐसी कोशिश करने के लिए इच्छुक नहीं होंगे, है ना। अब देखिए ये एक बहुत बड़ी बात है। मेरे स्पॉन्सर ने मुझसे कहा था कि भैया अगर तुमको कोई बात अभी शेयर करने में कंफर्टेबल नहीं हो तो कोई बात नहीं, कोई बिल्कुल जान हथेली पे लेके कोई उस टाइप का काम नहीं करना है, जब कंफर्टेबल हो तब बोल देना। इम्पोर्टेंट ये है कि तुम शेयर करने की इच्छुक हो, विलिंगनेस है तुम्हें। तो देखिए वही लाइन लिखी है कि जब तक हम ऐसी कोशिश करने की इच्छुक नहीं होंगे, ये नहीं लिखा है कि जब तक हम ऐसा कर नहीं डालेंगे। कर डालना ही बिल्कुल आज के आज ही सब बताना पड़ेगा और अगले 3 दिन में पूरा नंगा होना पड़ेगा, नहीं, सब बातें फालतू है। मैंने यार कई बार ये फालतू की बात मीटिंग में सुनी थी, गलत बात थी वो, कि अरे स्पॉन्सर लेके क्या करोगे, पहले अपने आप को संभाल तो लो, पूरा नंगा होना पड़ेगा स्पॉन्सर के बिना, क्या तुम्हारे अंदर इतनी ईमानदारी है, ये वो। अब मैं उस टाइम ये सोचता था कि नहीं यार मेरी इतनी हिम्मत तो नहीं है कि मैं सब बताऊं, पर मैं उस इंसान से बात तो करूं। क्योंकि यार बचपन से मेरा ये एक्सपीरियंस है कि किसी से भी जब मैं मिलता हूँ तो मैं तुरंत उससे इतना हिल मिल नहीं जाता हूँ कि मैं उससे अपने परिवार की, अपने पेशे की, अपने इतिहास की बातें उससे करने लगता हूँ, नहीं। धीरे धीरे ही तो मेरी उससे जब निकटता बढ़ती है तो मैं उससे सारी अंदर की बातें शेयर करता हूँ ना। तो यही चीज स्पॉन्सर के भी साथ होगी, मैं धीरे धीरे उनसे सब शेयर करूंगा। तो जब लिटरेचर को मैंने पढ़ा ना तब ये बात समझ में आई कि हाँ यार, जल्दीबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई कसम खा के शपथ विधि करके आने की आवश्यकता नहीं है। मेरी इच्छुकता होनी चाहिए और मेरे अंदर ईमानदारी होनी चाहिए। जल्दी नहीं करना है का मतलब ये नहीं है कि मैं टाले जाऊं 1 साल 2 साल 5 साल, ये नहीं है। बस मुझे अपने आप को समय दे के ये करना है कि बिल्कुल अपना गला घोट के नहीं सब बताना है। मैं अपने मेरे अंदर इच्छुकता है, यही बहुत बड़ी बात है। तो जब तक ये इच्छुकता मेरे अंदर नहीं रहेगी, है ना, तब तक हमारे विध्वंसक जुनून को निकालने के लिए, मतलब ये जो मेरा डिस्ट्रक्टिव ऑब्सेशन है, ये एक ऐसा जुनून है मेरे अंदर जो कि मेरा विध्वंस ये करेगा, ये तय है। अब कई शराबी ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि उनका विध्वंस हो चुका है, ऐसी की तैसी बहुत बुरी तरह से हुई है, मतलब एकदम लो बॉटम एल्कोहलिक, चारों खाने चित। कई लोग हाई बॉटम एल्कोहलिक हैं जिनके पास में अभी भी कुछ है, नौकरी अभी भी है, धंधा अभी भी है, रुतबा अभी भी है, शरीर से अभी भी काम बनता है ना। तो भले ही उनसे अभी ये हो रहा हो, लेकिन वो गलती से भी कहीं ये ना समझ लें कि अरे यार अपने तो इतनी बर्बादी नहीं हुई, अपन तो बहुत अच्छे हैं, अपन तो इस तरह के और इस पढ़ाई लिखाई के और इस बैकग्राउंड के लोग हैं कि अपने साथ में ऐसा नहीं होगा।
कर लेंगे अपन, सब कर लेंगे, बहुत टाइम है अभी, बाकी कामों पर ध्यान दे लेते हैं। नहीं साहब, ये जो जुनून है, अगर किसी हाई बॉटम अल्कोहलिक के साथ में ये पूरा विध्वंस की नौबत तक अगर नहीं आया है, तो ये आएगा, डेफिनेटली आएगा। अगर वो बार बार रिलैप्स हो रहा है और अगर वो 12 स्टेप्स की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, तो वो डेफिनेटली आएगा। यही मुझे स्टार्टिंग में बताया गया था। और ये ईश्वर की बड़ी, मैं कहता हूँ ना अपनी शुरुआत में कि यार ईश्वर की कृपा है, ये वो फलाना, उसका मतलब ही ये होता है कि यार वो चीज ईश्वर ने मेरे को पहले ही दे दी, मेरी मतलब वो सद्बुद्धि मेरे को दे दी, उस चीज को भुगते बिना मेरे को वो सद्बुद्धि दे दी कि मुझे उतना नहीं भुगतना पड़ा। ये सद्बुद्धि आ गई कि हाँ यार इस समय पर ये काम कर लो, नहीं तो इससे भी बुरे दिन देखने पड़ेंगे। तो इसका मतलब कहीं से कहीं तक ये नहीं हो जाता कि मैं बाकी शराबियों से ज्यादा समझदार हूँ। शुरुआत में मुझे ये ख्याल आता था कि मैं बाकियों से ज्यादा समझदार हूँ। मुझे तो अभी 4 5 6 महीने हो गए, मेरा तो स्टेप वर्क चालू हो गया, बाकी का तो नहीं हुआ। धीरे धीरे ये समझ में आया कि यार जैसे वो है ना, वी आर द चोजन वन, तो वो उसी तरह से मैं यहाँ पर भी चोजन वन हूँ। पर हाँ, ये इस भरोसे में बैठा नहीं रह सकता कि यार मेरे को तो अभी स्पॉन्सर नहीं मिला, वो शायद ईश्वर की कृपा ही नहीं हो रही है। नहीं, ये फिर एक तरह की अकर्मण्यता और बेईमानी हो जाएगी। मुझे अपने हिस्से की पूरी कोशिश करते रहना पड़ेगी। ओके, तो अब ये ऑब्वियस है कि ये 12 स्टेप्स और 12 ट्रेडिशन किताब के में जो स्टेप 5 पर जो लिखा गया है उससे लिया गया है, पेज नंबर 56 से। ओके, फाइन। सो नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं अपन। टॉपिक नंबर 248 है ये फ्रेंड। टॉपिक नंबर 248 है, राइट। हमें बाहरी मदद की जरूरत है। ओके, तो मतलब बाहरी मतलब वही है कि मुझसे बाहर की, मतलब मैं खुद ही अब अपनी मदद नहीं कर पाऊंगा। इसमें लिखते हैं, ये जाहिर है कि खुद ही किया हुआ आत्म मूल्यांकन और सिर्फ उसके आधार पर अपने दोषों को स्वीकार करना हमारे लिए पर्याप्त नहीं होगा। कहीं कहीं पर अपने को ऐसा लग सकता है कि यार वही की वही बात रिपीट हो रही है ना। पर यार मुझे पर्सनली मेरे अनुभव से ये लगता है कि साला है ना, मेरा दिमाग ही ऐसा है ना, ऐसा जिसको कहते हैं ना, ऐसा ठस हूं मैं, ठस। इंदौर में है ना वो कहावत, ठस बेरिंग। उस तरह का हूँ, तभी तो मेरे को रोज मीटिंग आना पड़ता है ना। तभी तो मेरे को रोज बोलना पड़ता है कि हाय मैं विवेक हूँ और मैं अल्कोहलिक हूँ। कि रोज रोज क्यों रट लगानी पड़ती है, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ यार। मुगालते में बहुत जल्दी आ जाता हूँ, है ना। तो फिर से मैं ये फिर से ये अगले वाले थॉट में ये चीज आ गई। ये जाहिर है कि खुद ही किया हुआ आत्म मूल्यांकन, मैंने खुद ही तय कर लिया कि मेरी कहाँ पर गलती है। तो इसका ये गलती क्यों हुई, अच्छा अच्छा मेरे अंदर ये फलाना ABCD दोष हैं, इसलिए मुझसे ये गलतियां हुई। तो नहीं यार, इससे काम नहीं बनेगा, है ना। क्योंकि मुझे मेरी गलतियां, सब पहले तो मुझे मेरी गलतियां दिखाई ही नहीं देती थी। तो मैं मीटिंग में आया, आप लोगों ने मुझे 10 बातें सुना दी, शेयरिंग सुन ली मैंने, वो कैरेक्टर डिफेक्ट की लिस्ट का किसी ने PDF भेज दिया मुझे व्हाट्सएप पर। तो वो कुछ देखा तो लगा चलो यार थोड़ा सा मैं भी देख लेता हूँ। तो देखना कोई उतना चाहता नहीं था मैं, अपने अंदर की कोई गलतियां ऐसे निकाल निकाल के रखना नहीं चाहता था, लेकिन उसको पढ़ा तो सोचा यार अब ठीक है, अब ये लोग इतनी बात कर रहे हैं तो थोड़ा मुझे भी बोलना पड़ेगा, है ना। नहीं तो फिर ये लोग कहीं मेरे बारे में गॉसिपिंग ना करने लगे कि भाई ये तो साला अपने आप को परफेक्ट समझता है। तो मैंने खुद ही अपने बारे में कुछ एनालिसिस कर लिया कि हाँ यार ये हो सकता है यार। अच्छा, गलतियां भी मुझे कौन सी नजर आई थी, सिर्फ वो कि हाँ यार मैंने बहुत ज्यादा शराब पी। हाँ यार मेरी पत्नी ने बोला था यार मत पियो। और हाँ यार मेरी पत्नी ने वो फलाने फलाने दिन वो मुझे बाहर जाने नहीं दे रही थी, उसने गाड़ी की चाबी छुपा ली थी, तो मैंने बहुत जोर जोर से उस पर मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया था। मैंने वो पुरानी पुरानी बातें निकाल रहा था मैं, मेरी शादी के बस शुरू के साल 6 महीने वाली, और मैं उसको मैनिपुलेट कर रहा था। ऐसे ऐसे करके मैं चिल्ला रहा था। फिर वो एक बार हम कहीं पर गए थे तो मैं वहां पे पी के बेहोश हो गया था। पत्नी मुझे किसी कार्टन में जैसे सामान भरा होता ना, ऐसे बेचारी उठा के लेकर आई। ये ऐसे मुझे कुछ गलतियां ध्यान में आती है, क्योंकि ना ये वो हैं जिन पर मुझे शर्म आती थी कि अरे यार मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया। बल्कि शर्म के बजाय अगर ज्यादा सही शब्द यूज करूं, तो उनसे है ना मेरे आत्मसम्मान को चोट पहुंची थी। क्योंकि किसी दूसरे के साथ अगर ऐसा हो कि उसको बीवी किसी सामान की तरह उठाकर गाड़ी में डलवाए और लेकर आए, तो मैं उसकी बहुत हंसी उड़ाऊंगा।
तो यार मेरे साथ भी ऐसा हो ना, इसलिए मुझे शर्म आ रही है इसकी। तो दरअसल पत्नी के प्रति कोई गलती का एहसास नहीं है मुझे कि उसकी बेचारी की क्या हालत हुई होगी। अब सामान जैसा डालना मतलब लिटरली सामान जैसे नहीं डाला था उसने कि चार मजदूर मुझे कंधे पे उठा के आए और पटक दिया कार में। नहीं, वो मेरे तीन चार दोस्त मुझे बड़ी मुश्किल से खींच के लाए ऐसे। तो मुझे वहां पर अपने मेरी स्थिति की शर्म का ध्यान है। ये नहीं लग रहा है कि पत्नी बेचारी कितनी चिंता में आ गई होगी। और जब घर आके वो दोस्त तो घर आए नहीं थे, तो फिर घर आके उसने कैसे मुझे कार में से निकाल के अंदर तक वो लेकर आई होगी। कितने लोगों को उसने झूठ कहा होगा, उसको कितनी चिंता भी हुई होगी कि मेरे पति को कुछ और बीमारी ना हो जाए। इसके ऊपर मेरा ध्यान नहीं गया। तो यार इसलिए कहा गया कि यार खुद ही किया हुआ आत्म मूल्यांकन, मैंने क्या सही किया क्या गलत किया, और उसके आधार पर मैंने बना लिया कि मेरा ये दोष है और ये मेरा दोष नहीं है। ये करना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। आगे, अगर हम वास्तव में अपने बारे में निश्चित रूप से अगर हमें सत्य जानना है और उसे हम स्वीकार करना चाहते थे, तो हमें बाहरी ईश्वर और किसी अन्य व्यक्ति की मदद की जरूरत थी। मतलब अभी जैसे हमने बात की ना कि ईश्वर को तो मैं भूल के पी चुका हूँ। ईश्वर के लिए तो मैं क्या बहाने बनाता हूँ कि अरे इनको तो सब मालूम है ना। ईश्वर को खुद मेरे सामने तो आके बोलते नहीं है कि नहीं यार विवेक, तू बड़ा स्वार्थी होके सिर्फ अपनी इज्जत की परवाह कर रहा है। कि चार लोगों ने, जब तेरे चार दोस्त तुझे कंधे पे खींच के गाड़ी में बिठा रहे थे, तो चार लोग तेरे ऊपर हंस रहे होंगे। नहीं यार, तूने सिर्फ ये सोचा है, तूने पत्नी के बारे में नहीं सोचा। ईश्वर तो मुझे आके ये बोलेंगे नहीं। तो इसलिए मैं अपनी अपनी सोच चला लूंगा। और वो जो हमारी आत्म शांति की प्रार्थना है ना, वो ईश्वर के सामने खड़े होके गुन 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 फटाफट फटाफट बोल के खत्म काम कर दूंगा। कोई बोलेगा क्यों प्रार्थना की थी? हाँ हाँ, बिल्कुल मन से साहब। आपको तो प्रार्थना का अर्थ नहीं मालूम है, मुझे तो उसका सब पूरा मतलब एक एक पता है। आप लोग क्या प्रार्थना करोगे, तब वो गूगल गूगल पे डाल के उसका मैं तो पूरा आध्यात्मिक तत्व तक पहुंच गया हूँ। मतलब इतने अच्छे से प्रार्थना का मुझे अर्थ मालूम है कि अब वो रेनॉल्ड नेबर जो है ना, वो आ जाए, मैं उसको समझा दूं कि भाई तूने जो प्रार्थना लिखी थी उसका मतलब तेरे को नहीं मालूम होगा। मैं समझा देता हूँ। ओके। तो इसीलिए मुझे किसी अन्य व्यक्ति की जरूरत थी जो निष्पक्ष होके, बिना अ, विवेक को बुरा लगेगा कि अच्छा लगेगा इस बात की चिंता किए बिना, विवेक से उसको कोई फायदा है क्या, कोई स्वार्थ उसका है क्या, ऐसी भावना के बिना ईमानदारी से मुझे ये बता सके कि नहीं यार, यहाँ पर जो आपका जो आपने अपने बारे में आकलन किया है वो गलत है। आपको ABC तीन वाले घटनाओं में अपनी गलती नजर आ रही है, लेकिन वो उसके बाद में XYZ तीन और घटनाएं भी हैं, वहां पर भी आपकी गलती है। या फिर वो जो ABC घटनाओं में जो आपकी गलती दिख रही है वो एक ही गलती नहीं है, उसमें दो तीन और भी तरह की गलतियां हैं। इसलिए आपकी दोषों की जो लिस्ट आप सोच रहे हो ना, उससे कहीं ज्यादा लंबी है। तो मुझे ऐसे किसी इंसान की जरूरत है। ओके, आगे। बिना कुछ छुपाए सिर्फ खुद के बारे में चर्चा करके, सिर्फ किसी की सलाह और निर्देशों को स्वीकार करने की इच्छुकता के आधार पर ही हम युक्ति संगत विचार, ठोस ईमानदारी और वास्तविक विनम्रता के मार्ग पर अपने कदम बढ़ा सकते हैं। वाह। देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, बिना कुछ छुपाए। ये तो हमने अभी पिछले वाले उसमें पढ़ा ही था। ये मुझे बड़ा मजेदार लगता है, सिर्फ खुद के बारे में चर्चा करके। क्योंकि ना मैं जब अपनी गलती बताता हूँ ना, तो मैं दूसरे का जरूर बताता हूँ, है ना। मैं वो शादी में गया था, मैं बारात में नाच रहा था, और वहां पर मैंने एक आदमी को चाटा मार दिया क्योंकि वो मेरा दिमाग खराब कर रहा था। मैं बाजे वाले को बोल रहा था कि भंगड़ा लगा, वो साला बार बार उसको जा जा के बोल रहा था पल्लो लटी के लगा। मेरा दिमाग खराब हुआ, मैंने उठा के उसको चाटा मार दिया। मैं क्या करूं, वो बार बार मेरे साथ ऐसा कर रहा था, इसीलिए मेरा हाथ उठ गया। ये मेरा स्टाइल है ना। तो मुझसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि यार आप सिर्फ अपने बारे में चर्चा करो। मतलब इस घटना का जिक्र आपको ऐसे करना है कुछ इस तरह से कि भाई मैं वो शादी की बारात में था और मेरे ऊपर नाचने का एकदम जुनून सवार था, और उसी गाने के ऊपर मैं नाचने के लिए इतना आतुर हो गया था कि किसी ने जब कोई दूसरा गाना लगवाया तो मेरे गुस्सा का आसमान फट पड़ा और मेरा खुद पर काबू ही नहीं रहा। अब इसमें दूसरे की गलती हो सकता है दूसरे लोग भी ये बोले कि जिसने वो गाना बदल के पल्लो लटी के वाला गाना लगवाया था, वो दरअसल विवेक से दुश्मनी रखता है। वो विवेक को चिढ़ाना चाहता था, इसलिए उसने जानबूझ के ऐसा किया। हो सकता है तीन और लोग विवेक के पक्ष में ये बात बोलें,
लेकिन विवेक को वहां पे ये ध्यान रखना पड़ेगा कि भैया मुझे सिर्फ खुद के बारे में चर्चा करनी है। मुझे किसी ने नहीं कहा था कि उसको जाके थप्पड़ मार दो, या फिर उसने मुझे कोई सीधे सीधे गाली वगैरह नहीं दी थी। उसने अपनी हरकत से मुझे प्रोवोक किया, मतलब मुझे उकसाया, और मैं उकसावे में आ गया। तो इसका मतलब मुझसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। तो मुझे इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि मुझे उकसाया जाना कितना आसान है। अरे आज तो चलिए मैंने किसी शादी की बारात में चाटा मारा है, कल को कोई बड़ा अपराध भी तो हो सकता है। तो इसका मतलब मेरे अंदर ये धैर्य, सहिष्णुता और अपने आवेग को ना, ये जो आवेग है मेरा, एकदम से मैं जो उत्तेजित हो जाता हूँ, चाहे वो खुशी के मामले में हो, चाहे दुख के मामले में हो, चाहे डर के मामले में हो, ये जो मैं एकदम से आवेग में आ जाता हूँ ना, ये मेरा बहुत बड़ा चरित्र दोष है। इस पर मुझे काम करना बहुत जरूरी है। तो खुद के बारे में सिर्फ खुद के बारे में चर्चा करके, किसी की सलाह लेके निर्देशों को स्वीकार करने की इच्छुकता। देखिए अगेन, फिर से वही बात आ गई। उसने ये नहीं कहा कि निर्देशों को स्वीकार करना ही पड़ेगा, उसने कहा है निर्देशों को स्वीकार करने की इच्छुकता। मतलब यार मुझसे कहा जा रहा है कि भैया डे वन से आप परफेक्ट नहीं बन सकते, कि आपको स्पॉन्सर ने बोला भैया तुमको आज से ये करना है, और आप अगर नहीं कर पा रहे हो तो आप अंदर से कुंठा में आ रहे हो, यार क्या है मैं तो कर ही नहीं पा रहा हूँ, है ना। तो मेरे जैसे अल्कोहलिक को कई बार स्पॉन्सर लेने में डर इसलिए भी लगता है, अरे यार वो स्पॉन्सर मुझे ये बोलेगा, फिर मैं साला कर तो पाऊंगा नहीं, मैं तो अपनी मनमर्जी चलाता हूँ, मैं कहाँ से उसकी सारी बातें मान पाऊंगा। तो अगर यार मैं उसकी सारी बातें नहीं मान पाऊंगा तो फिर ये तो धोखा देने वाली बात हो गई, तो फिर मेरे अंदर गिल्ट आएगा। तो इससे तो अच्छा मैं स्पॉन्सर लेता ही नहीं, है ना। तो ये वैसी वाली बात ही नहीं है। यहाँ पे बड़ा स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि किसी के सलाह और निर्देशों को स्वीकार करने की इच्छुकता। मतलब यार मेरे अंदर वो ऑनेस्टी है, मेरे अंदर ये चीज मुझे ईमानदारी से समझ में आ रही है कि बॉस अपने ही मन मर्जी की चला के खुद ही अपने वकील और खुद ही जज, ये काम मेरे को नहीं करना है, मुझे दूसरे को बता के उसकी राय लेना है। लेकिन वो जो मुझे राय देगा मैं उस पर 100% ना नहीं चल पाऊंगा, लेकिन कभी ना कभी तो मुझे शुरुआत करनी ही होगी। इतने सारे ए मेंबर हैं, वो अपने स्पॉन्सर की बात मानने से उनका कल्याण हुआ है, मेरा भी होगा। और ये सारे मेंबर्स भी पहले दिन से ही सारी बातें नहीं मान पाए थे, है ना। तो इसीलिए लिखा है कि ये इच्छुकता ही अगर मेरे अंदर आई ना तो ये भी बहुत बड़ी बात होगी। इन द सेम वे, जैसे कि हम बिग बुक के चैप्टर नंबर 4 वी एग्नोस्टिक, हम अज्ञेयवादी में हम पढ़ते हैं कि भाई जिन लोगों को एक उच्च शक्ति की संकल्पना में ना, उनको कंसेप्चुलाइज करने में अगर प्रॉब्लम है, तो ये नहीं कहा गया कि भाई साहब आप तुरंत किसी उच्च शक्ति को मान लो और उसके सामने सरेंडर कर दो और बिल्कुल ऐसे वैसे हो जाओ, ईमानदार हो जाओ। नहीं, ये कहा गया कि आप इच्छुकता लाइए अपने अंदर कि हाँ हमसे बड़ी एक शक्ति है जो मेरे मानसिक स्वास्थ्य को सुधार देगी। मैंने अपने जीवन को अपने हिसाब से बहुत चला लिया, अब मैं उसके ऊपर छोड़ू, ऐसी मेरी इच्छा है। अभी कर नहीं पा रहा हूँ, लेकिन ऐसी मेरी इच्छा है। तो ऐसी एक उच्च शक्ति के ऊपर अपने आप को छोड़ने की मेरी इच्छा है। अगर वो इच्छुकता भी आपके अंदर है ना, तो भी आपका बहुत बड़ा काम हो जाएगा। ये उस चैप्टर में कहा गया है। तो ये कुछ इसी तरह की बात है कि जब ये इच्छुकता होगी ना, उसी आधार पर हम युक्ति संगत विचार, ठोस ईमानदारी, मतलब रिगोरस ऑनेस्टी, है ना, और वास्तविक विनम्रता के मार्ग पर आगे कदम बढ़ा पाएंगे। तो ये जो क्वालिटी है ना मेरे अंदर, कि मेरे जो थॉट्स है ना, मेरे थॉट्स में ना एक तरह की कुछ नीति प्रियता है। मतलब है ना, उनमें एक मोरालिटी है, उनमें एथिक्स है, उनके पीछे एक बहुत प्रॉपर ठोस वजह है। सिर्फ मेरी उल्टी पुल्टी सोच, मेरा ईगो, मेरे को जो किक हासिल करने की जो आदत है, मेरा जो ऑब्सेशन है, ये कारण नहीं। उनके पीछे वास्तव में कोई लॉजिकल ठोस सोच, एक ऑनेस्ट अप्रोच, है ना, एक ह्यूमिलिटी वाला एटीट्यूड, ये इन चीजों के साथ में अगर मैं आगे बढ़ता हूँ ना, तो मैं सही रूप में आगे बढ़ पाऊंगा। तो ये तभी हो पाएगा जब मैं अपनी अकल मैं नहीं चलाऊंगा, है ना। इसीलिए मुझे स्टार्टिंग में कहा गया था कि भैया अपना दिमाग मत चलाओ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप डफर हो या आप वास्तव में कोई साइकेट्रिक पेशेंट हो। नहीं साहब, अभी के लिए आपका दिमाग आपको जो सलाह देगा वो आध्यात्मिकता से दूर ही ले जाता है वो आपको, तभी तो आप यहाँ पर पहुंच गए हो। तो इसलिए अभी कुछ समय के लिए आप अपना दिमाग मत चलाओ,
अपने दिमाग को ठीक करना शुरू करो, तो अपने आप उससे जो निकलने वाला आइडियाज हैं फिर आप उनको फॉलो कर सकते हो। ओके, आगे नेक्स्ट वाले पैराग्राफ पे चलते हैं। अच्छा हाँ, बिफोर दैट, ये वाला जो पैराग्राफ है ये 12 कदम और 12 परंपराएं के पेज नंबर 59 से लिया गया है। मतलब अगेन पांचवा कदम जो कि स्पॉन्सर के सामने सब शेयर करने की बात करता है। ओके, अगला पैराग्राफ। अगर हम अपने आप को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो एक सक्षम सलाहकार इसे तुरंत भांप लेगा, और जैसे जैसे वह कुशलता से मार्गदर्शन करते हुए हमें अपनी कपोल कल्पनाओं से दूर ले जाने लगता है, हमें आश्चर्य होता है कि कटु सत्यों से खुद को बचाने का। ओके, थोड़ा सा लंबा हो गया, हम इसको पार्ट्स में पढ़ते हैं। ओके, तो अब देखिए ये कितने अच्छे से लिखा है कि अगर हम अपने आप को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब उसने ये तो लिखा ही नहीं है कि अगर हम स्पॉन्सर को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट वो मान रहे हैं कि अगर आप स्पॉन्सर से झूठ बोल रहे हो तो आप दरअसल स्पॉन्सर को बेवकूफ नहीं बना रहे हो। और ये बात सारे ए मेंबर्स के लिए भी लागू होती है। मैं अगर मीटिंग्स में झूठ बोल रहा हूँ तो मैं किसी के ऊपर कोई इंप्रेशन क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, ये मैं अपना नुकसान कर रहा हूँ। और ये सिर्फ कोई बहुत धार्मिकता या फिर आदर्शवादिता वाली बात नहीं है, इसका 100% साइकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है। क्योंकि मैं जितना भी झूठ बोलता हूँ ना, मेरे अंदर, मेरे दिमाग के कोने में ये गिल्ट और ज्यादा गहरा होता जाता है कि साला मैं आज भी यार हूं तो मैं नालायक ही, मैं हूं तो वैसा का वैसा पहले जैसा ही दोगला झूठ बोलता हूँ। तो वो एक कॉन्फिडेंस लो होना, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना सेल्फ एस्टीम, वो सेल्फ एस्टीम मतलब अपनी ही नजरों में अपनी इज्जत। भले ही मैं दूसरों के सामने कितना भी बड़ा बंद हूं, लेकिन मेरी ही नजरों में मेरी इज्जत गिरती है। यार जो मैं दिखा रहा हूँ ना, एक्चुअली मैं हूं नहीं ऐसा। और ये चीज मुझे हमेशा एक तरह से है ना फ्रेजाइल बना देती है, मतलब मैं कभी भी किसी के सामने भी टूट सकता हूँ, मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है। ये एक इस तरह की बात है कि मैं क्या दिखावा कर रहा हूँ, मुझे हमेशा डर लगता है कि वो बात कहीं बाहर ना आ जाए। तो इसीलिए एक सक्षम सलाहकार, मतलब एक अच्छा स्पॉन्सर ना इस चीज को तुरंत भांप लेगा कि यार मैं जो है ना ये मैं बुद्धू बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और जैसे जैसे आगे बढ़ते हुए ना, वो ये जो मेरी पिंक क्लाउड वाली स्थिति है ना, अब लिखा है कपोल कल्पना है कि अरे बस अभी थोड़े दिन में तो मैं ऐसा हो जाऊंगा, मुझे तो काफी कुछ समझ में आ चुका है। देखो देखो वो फलाना आदमी तो अभी तक भी इन आउट चल रहा है, मुझे तो बहुत समझ में आ गया है ना। और अभी क्या है कि थोड़े महीने की सोब्राइटी हो गई है, अभी मुझे ये काम करना है, वो काम करना है। और जब 1 साल हो जाएगा तो मैं ये करूंगा, 3 साल हो जाएगा तो मैं ये करूंगा। ये जो सारी मेरी कपोल कल्पना है ना, इससे वो मुझे दूर लेके जाने की कोशिश करता है। मतलब मेरा स्पॉन्सर मुझे ग्राउंडेड रखने की कोशिश करता है, वो मुझे पिंक क्लाउड से निकालना चाहता है, वो मुझे फालतू में हवाबाजी करने से बचाता है, वो मुझे जमीन से जुड़ा हुआ रखने की कोशिश करता है ना। तो हमें कपोल कल्पनाओं से दूर ले जाने लगता है। आगे लिख रहे हैं, हमें आश्चर्य होता है कि कटु सत्यों से खुद को बचाने का हमारा हमेशा का ज्यादातर आग्रह खत्म हो चुका है ना। तो लाइफ की जो हार्श रियलिटीज हैं, जिससे मैं हमेशा भागता रहा हूँ। ओके, जैसे मान लीजिए अभी 2 मिनट के लिए मैं एक ऐसे जनरल एग्जांपल देता हूँ कि कोई शराबी जो है वो वो बार बार रिलैप्स होता है, उसको बार बार कहा जा रहा है कि भैया डेली मीटिंग्स में आ जाओ, स्पॉन्सर से जुड़ो, 12 स्टेप्स पर जल्दी से जल्दी काम करो, लेकिन वो नहीं करता है। अब अभी मान लीजिए कि इस बार फिर वो थोड़े दिन के लिए सोबर हुआ, और आपने उसको कहा कि देख यार तू फिर इस बार मीटिंग नहीं जा रहा है, देख तू फिर स्पॉन्सर्स के साथ में भी काम नहीं कर रहा है। तो स्पॉन्सर उसको कटु शब्दों में ही ये याद दिलाएगा कि भाई साहब आप तुरंत दोबारा आप रिलैक्स की तरफ भाग रहे हो। और ये कोई ऐसा नहीं है कि शराबी को नहीं समझ में आ रहा है, ये उसको भी समझ में आ रहा है उसका पैटर्न कि यार पहले भी तो मैं ऐसे रिलैक्स हुआ हूँ, लेकिन इस कड़वी सच्चाई को ना वो स्वीकार नहीं करना चाहता है। कई दिनों से मीटिंग नहीं जा रहा है, उसको भी पता है कि यार ये मीटिंग नहीं जाना ये मेरे को रिलैक्स कराएगा यार, या ये कई तरह की मैं अभी गंदी गंदे शौक में पालने लगा हूँ यार, ये शौक मेरे को किक देते हैं यार। मैं यार उलूल जुलूल गलत तरीकों से आनंद की प्राप्ति कर रहा हूँ यार। यार ये ना शराब तो बंद कर दी, लेकिन मेरे को दूसरी तरह से किक लेने की बहुत ज्यादा आदत हो गई है यार। यार ये तरीका सही नहीं है यार, ये उसको पता है अंदर से, लेकिन क्या है इस कड़वे सत्य को वो स्वीकारना नहीं चाहता। तो इसी के लिए लिखा है कि यार हमको ये आश्चर्य होता है कि आजकल मैं उसको स्वीकारने लग गया हूँ।
मैं इन चीजों को एक्सेप्ट करने लग गया हूँ कि हाँ यार मेरे साथ में ये प्रॉब्लम हो रही है। क्यों? क्योंकि बार बार मेरा स्पॉन्सर मुझे ये कड़वी सच्चाई से मेरा सामना कराता है। आगे, किसी अन्य तरीके से डर, अहंकार और अनभिज्ञता को आसानी से खत्म नहीं किया जा सकता। ओके, तो जब तक मैं ये काम नहीं करूंगा ना, तो ये जो मेरे अंदर का है ना डर है, ये मेरा घमंड है, या फिर मेरा जो लैक ऑफ नॉलेज है ना, इसको मैं तब तक सही तरीके से समझ ही नहीं पाऊंगा, दूर नहीं कर पाऊंगा, जब तक मैं सामना नहीं करूंगा इसका। है ना? देखिए, दो बातें हैं, कपोल कल्पनाओं से दूर और कटु सत्यों से खुद को बचाने की आदत से मुक्त होना। मतलब कड़वी सच्चाई का सामना करना और कपोल कल्पनाओं से दूर होना, दोनों अगर देखा जाए तो करीब करीब एक ही तरह की बात है। लेकिन जब तक ये मैं नहीं करता हूँ ना, डर, अहंकार और अनभिज्ञता, मतलब लैक ऑफ नॉलेज, इनसे मैं दूर नहीं हो पाऊंगा। है ना? ये वाली बात है। आगे, कुछ समय बाद हमने ये पाया कि हम ईमानदारी के नए आधार तल पर मजबूती से खड़े हैं, और इसका श्रेय हम अपने आध्यात्मिक सलाहकार को कृतज्ञता पूर्वक देना चाहते हैं, जिसकी सलाह हमें इस राह पर ले गई। ओके, कुछ समय बाद हमने ये पाया। मेरी लाइफ में कभी एक जो है ना, जो एक मेरा बेस है, समझो जिस धरातल पे मैं खड़ा हूँ, वो कभी उतना ठोस रहा ही नहीं। मतलब कहने का मतलब ये है कि मेरे जीवन का जो आधार है, मेरी सोच का जो आधार है, मैं जिस तरह से अपने जीवन को आगे बढ़ाता हूँ, मेरे जीवन की फिलॉसफी क्या है, दर्शन क्या है मेरे जीवन का, वो कभी इतना ठोस और सही रहा ही नहीं, जितना कि वो अब पहली बार बन रहा है। किस कारण से? किस कारण से? वो इस कारण से बन रहा है कि मैंने एक स्पॉन्सर लिया, और मैं उनके सामने अपने बारे में सब कुछ सही सही बताने में स्वीकार करने का इच्छुक हूँ। बता भले ही नहीं पा रहा हूँ, लेकिन कम से कम मैं अभी इच्छुक तो हूँ। इसके कारण से पहली बार मेरा फाउंडेशन, मेरा बेस अब एक ऑनेस्ट और स्ट्रांग बेस बन रहा है ना? ताकि अगर मेरा बेस स्ट्रांग रहेगा ना, तो एक क्या होता है ना, एक बार अगर मैं उनको ईमानदारी से बताने लगता हूँ ना, तो फिर आगे मुझे बताना और भी ज्यादा आसान हो जाता है। और जितना मैं झूठ बोलता हूँ, मुझे आगे उनको बताना और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। जैसे मान लीजिए, अगर मैं बुरी तरह से, मेरी हालत इतनी खराब हो गई है कि मैं कर्जे में हूं, और मैं स्पॉन्सर के सामने अभी भी दिए जा रहा हूँ, कह रहे साहब पैसे वैसे की कोई दिक्कत नहीं है। अब कल को अगर मुझे मेरे बच्चे की स्कूल की फीस भरना है और मेरे पास पैसे नहीं है उसके लिए, अब मेरे को टेंशन हो रहा है कि फीस की लास्ट डेट आ रही है, मैं पैसे कैसे भरूंगा। बहुत बुरी तरह से मैं घबरा रहा हूँ, मुझे बात करने की इच्छा है, अब कैसे फोन करूंगा स्पॉन्सर को? क्योंकि सबसे पहले ये शर्म आएगी, अरे यार क्या बोलेगा वो, पहले तो बहुत पैसे वाला बनता है, बच्चे की स्कूल की फीस तक भरने को पैसे नहीं है, डूब मर। नहीं साहब, लेकिन ए में यहाँ भी कहा गया है, कोई बात नहीं, आपने अगर अब तक झूठ बोला है, गलत तरह की जानकारी दी है, कोई बात नहीं, पहला दिन कभी न कभी आपको लाना ही पड़ेगा। स्पॉन्सर भी आपके जैसा ही एक शराबी है, उसके सामने छुपाना, उसके सामने इम्प्रेशन बनाने से कोई मतलब नहीं है। जब भी जब जाके तब सवेरा, है ना? हाँ, इसका मतलब ये भी नहीं है कि अभी उसको झूठ बोला, बोलते रहा जाए, बोलते रहा जाए। हाँ यार, जब जाके तब सवेरा, ठीक है ना, एक महीने बाद सारा इकट्ठा सच बोल दूंगा। नहीं यार, वो एक महीना साला कभी आता ही नहीं है, वो एक महीने वाला टाइम कभी आएगा ही नहीं, उसके पहले तो दारू हाथ में आ जाएगी, तय बात है ना? तो इसका मतलब ये नहीं है ना? तो मुझे अपनी तरफ से पूरी कोशिश यही करना है कि मुझे उनको सच बताना है। लेकिन अगर कोई बात छूट गई हो, कोई चीज को मैंने झूठ बोल दिया हो, तो मैं उसको किसी भी समय पे करेक्ट कर सकता हूँ। एक अच्छा स्पॉन्सर कभी इस चीज के लिए मुझे जज नहीं करेगा, मुझको गलत, गंदा, बेकार आदमी नहीं मानेगा। है ना? हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गलतियों को दोहराता ही रहूं, और मैं हमेशा ये दावा करूं कि भैया स्पॉन्सर तो, उसका तो धर्म है सारे तरह के तीर पिछवाड़े में लेना, और मैं तो उसको तले ही जाऊंगा, मैं तो उसको परेशान कर ही जाऊंगा, झूठ बोला ही जाऊंगा। ऐसा भी नहीं है इसका मतलब। ओके, और ये लिया गया है ग्रेप वाइन आर्टिकल से 1961 के। एक इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, ये एसबिल सीरीज पे तो नहीं है ना, लेकिन अभी जो हम टॉपिक पर बात कर रहे हैं स्पॉन्सरशिप का, एक बड़ी अच्छी बात कही गई है, मतलब जो हमको स्पॉन्सरशिप के बारे में ना थोड़ा सा और अलग ले जाती है। ओके, हम अक्सर अल्कोहलिक्स अनोनिमस में ये सुनते हैं कि भाई स्पॉन्सर जो है वो आपका दोस्त है ना, वो आपका गाइड है, वो स्पॉन्सर कोई आपका माई बाप नहीं है, स्पॉन्सर जो है वो कभी टीचर नहीं हो सकता, है ना, उसको कोई ज्ञान बांटने का अधिकार नहीं है। ये इस तरह की बात नहीं है, लेकिन आप लैंग्वेज ऑफ द हार्ट में उसका जो थर्ड पार्ट है, लैंग्वेज ऑफ द हार्ट किताब का,
जिसमें 1958 से 1970 तक के आर्टिकल्स का समावेश किया गया है। उसमें है सेगमेंट नंबर 2, आप उसको पढ़िएगा। वो है लुकिंग टुवर्ड्स द फ्यूचर। तो उसमें जो है ना वो लीडरशिप इन ए, उसके बारे में है। लुकिंग टुवर्ड्स द फ्यूचर लीडरशिप इन ए, मतलब ए में नेतृत्व, है ना, जो कि हमेशा से एक वाइटल नीड, मतलब एक जीवंत आवश्यकता है। इसके बारे में वो कहा गया है कि भाई कुशल नेतृत्व की अल्कोहलिक्स अनोनिमस को हमेशा आवश्यकता होगी। तो उस वाले आर्टिकल में क्या लिखा है ये मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। आप इसको चाहे तो पढ़ सकते हैं। एवरी स्पॉन्सर इज नेसेसरीली अ लीडर, मतलब हर स्पॉन्सर बिल्कुल कंपल्सरीली आवश्यक रूप से एक नेता है। अब नेता का मतलब यहाँ पे वो राजनेता, वो विधायक पार्षद टाइप का वो नहीं, नेतृत्व कर सकने वाला, मतलब किसी का मार्गदर्शन कर सकने वाला ऐसा इंसान है जिसके पीछे लोग चल सकें, जिसको लोग जिसके अनुयायी बन सकें, है ना। द स्टेक्स आर ह्यूज, मतलब बहुत सारी चीजें दांव पर लगी हुई हैं। अ ह्यूमन लाइफ एंड यूजुअली द हैप्पीनेस ऑफ अ होल फैमिली हैंग्स इन द बैलेंस, मतलब एक इंसान की जिंदगी और अक्सर पूरा पूरे परिवार की जो खुशी है ना वो दांव पर लगी होती है, वो झूलती रहती है। What the sponsor does and says, how well he estimates the reactions of his prospects, how well he times and makes his presentation, how well he handles criticism, and how well he leads his prospect on by personal spiritual example. Well, these attributes of leadership can make all the difference, often the difference between life and death. तो बड़ा साफ साफ शब्दों में कहा जा रहा है कि स्पॉन्सर जो करता है और कहता है, कितनी अच्छी तरह से वो अपने स्पॉन्सी की प्रतिक्रियाओं को नाप तोल पाता है, समझ पाता है, कितने अच्छे तरीके से वो अपनी बात को रख पाता है, कितने बेहतर तरीके से वो अपनी आलोचना को झेल पाता है। भाई कई बार स्पॉन्सी भी उसकी आलोचना कर सकता है, अरे क्या साहब आपको तो अकल ही नहीं है, मैंने तो मीटिंग में सुना वहां पे तो ये भी बताया, आपने तो मेरे को बताया नहीं। या स्पॉन्सर को ये सुनने में आया कि स्पॉन्सर ने किसी तीसरे आदमी को बोला यार मेरा स्पॉन्सर तो गधा है। ओके, तो कितने अच्छे से वो किसी आलोचना को संभाल सकता है, फिर कितने अच्छे से वो अपने स्पॉन्सी को अपने खुद के उदाहरण देकर आध्यात्मिकता की ओर ले जा सकता है। यही सब नेतृत्व की जो काबिलियत है ना, इसी से सारा फर्क पड़ेगा, इसी से बेहतर की तरफ वो स्पॉन्सी जो है वो आ पाएगा। और ये जो फर्क है ना, ये जो बेहतर की तरफ जाने की चीज है ना, ये अक्सर जीवन या मृत्यु का प्रश्न बन सकती है। मतलब अगर इसके निचोड़ की बात कही जाए तो ये कहा गया है कि भाई साहब स्पॉन्सर वो नेतृत्व की क्षमता रखने वाला इंसान है जिसके हाथ में ये भी हो सकता है कि जीवन और मृत्यु तक की भी बात उसके हाथ में हो सकती है, मतलब उसके हाथ में काफी कुछ होता है। तो इसलिए यहाँ पर दोनों बातें आती है। इसीलिए वो स्पॉन्सर स्पॉन्सी बुकलेट में हमको ये बताया गया है कि भैया स्पॉन्सर वो हो जिसने खुद ने 12 स्टेप किए हों, जिसका खुद का भी एक स्पॉन्सर हो, और इक्वली समान रूप से महत्वपूर्ण, बल्कि बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात, कि उसके पास मेरे लिए समय हो, उसकी भाषा मुझे समझ में आती हो, वो मेरे ही जैसे स्तर वाला इंसान हो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसीलिए कहा गया ना कि मुझे क्वांटिटी के पीछे नहीं भागना है, मुझे क्वालिटी के पीछे भागना है। अब मैं कैसे तय करूंगा यार स्पॉन्सर की क्वालिटी, मैं तो साला खुद मेरे अभी स्टेप से नहीं हुए। तो साहब वहां पर मुझे ये देखना है कि इनको मेरे लिए टाइम होगा कि नहीं। मैं बहुत विनम्रता से खुल के पूछ सकता हूँ, बजाय किसी दूसरे से गॉसिपिंग करने के कि साहब मैं आपको स्पॉन्सर लेना चाहता हूँ, आपने 12 स्टेप्स किए हैं क्या, आपके ऊपर कोई स्पॉन्सर है क्या, आप कितने साल से शराब से दूर हैं। मैं ये सब उनसे पूछ सकता हूँ। एक अच्छा विनम्र स्पॉन्सर कभी उसको ये बताने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, होना भी नहीं चाहिए, होगी भी नहीं, है ना। मैं उससे उसका बैकग्राउंड भी पूछ सकता हूँ कि आप मुझे कुछ अपने बारे में बताइए, अगर आप मुझे स्पॉन्सी ले सकते हैं, अगर आप भी इच्छुक हैं तो हम दोनों बात करते हैं इस बारे में, हो सकता है कि ईश्वर की इच्छा हो हमारा मेलजोल बन जाए, है ना? मैं इस तरह से बता कर सकता हूँ, मैं उसको जज नहीं कर सकता कि ये कितना अच्छा है या कितना बुरा है, दैट ओनली टाइम विल टेल। पर मैं अपने हिसाब से अभी ये चीजें बता सकता हूँ। माई पॉइंट इज कि वो स्पॉन्सरशिप का काम इतना इम्पोर्टेंट है ना, ये लाइफ एंड डेथ का भी मैटर हो सकता है और पूरे परिवार पर इसका असर पड़ता है। ये लैंग्वेज ऑफ द हार्ट में खुद बिल डब्ल्यू साहब ने लिखा है। ओके फ्रेंड्स, फाइन।
जो स्पॉन्सरशिप से रिलेटेड जो टॉपिक्स थे एस बी सी में, हमने वो लगभग सभी कवर किए हैं, जो खासतौर से 5वें कदम से रिलेटेड है। समय भी हो चला है, आप सब लोगों ने मुझे मौका दिया पढ़ने का, बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू।